आज हम शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर कैलकुलस। बड़ा प्यारा है, बड़ी शानदार ब्रांच है, नई ब्रांच है, सदिश कलन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं सदिश कलन। तो मजा आएगा पढ़ के आप लोगों को। बड़ी शानदार ब्रांच है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और पेपर में भी बहुत सारे सवाल मिलेंगे। तो दोनों तरीके से फायदे हैं, दोनों तरीके से बल्ले बल्ले है। पढ़ने को भी खूब सारा मिलेगा, नई नई चीजें समझने को मिलेगी, प्लस सवाल भी मिलेंगे क्योंकि टॉपिक बड़ा है तो सवाल भी खूब सारे आते हैं। तो सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक भी है, जानने वाला टॉपिक भी है। तो हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, सदिश कलन। सदिश कलन जो है वो बहुत पुराना, इसका जो उद्गम है वो बहुत 5वीं शताब्दी के आसपास है। आप पीछे जो फोटो देख रहे हैं वो ग्वालियर फोर्ट की है, ग्वालियर का जो किला है उसकी फोटो है ये। और ग्वालियर का किला जो था वो भी 5वीं शताब्दी में ही बना था, लगभग लगभग माना जाता है, एग्जैक्टली तो प्रमाणित नहीं है तो, लेकिन लगभग माना जाता है कि 5वीं शताब्दी में बना था और 6वीं शताब्दी में इसका रिनोवेशन करवाया था मान सिंह तोमर ने। तो ये लगभग जितना ये ब्रांच, जितना आपका ये किला पुराना है उतना ही हमारा वेक्टर कैलकुलस पुराना है। तो साथ साथ में दोनों चीजें हो जाएंगी। आप इनसे भी मिल लीजिए, ये मध्य प्रदेश के है ना। एक जैसे बाबर ने कहा था कि ये जो है हीरा है, किलो के अंदर ये हीरा है। तो ये हीरा है और सोच सकते हो 1500 साल से खड़ा है ये, 1500 सालों से ये खड़ा है। तो हीरा तो है ही, दम तो है ही, खास तो कुछ है ही ऐसा। तो ये ग्वालियर का किला है। तो चलिए हम ग्वालियर के किले पे कम बात करें, खूबसूरत है तो मुझे लगा कि आपको देखना भी चाहिए। बड़ा खूबसूरत है, बड़ा शानदार है, अद्भुत है। कभी समय मिले, कभी टाइम मिले जीवन में तो जरूर जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा अच्छा, चलो वेक्टर कैलकुलस पे आते हैं। तो वेक्टर कैलकुलस जो है, इसमें जो टॉपिक है, ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्योंकि टॉपिक पेपर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक पेपर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमारा वेक्टर चल ही रहा है, हमने थोड़ा बेसिक वेक्टर समझ ही लिया, वेक्टर के बारे में 3 क्लासेस हमारी हो चुकी है ऑलरेडी। तो मोटा मोटी आप वेक्टर के बारे में जो बेसिक है वो तो आप समझ ही चुके हैं। तो अब समय है कि हम वेक्टर कैलकुलस भी शुरू कर दें। वेक्टर तो पढ़ ही रहे हैं, वेक्टर समझ में आ ही रहा है, बेसिक समझ में आ ही गया है। तो अब साथ साथ में वेक्टर कैलकुलस कर देते हैं तो एक साथ ही दो चीजें एक साथ हो जाएगी, वेक्टर भी हो जाएगा और वेक्टर कैलकुलस भी हो जाएगा। तो दोनों आप पैरेलली चल सकते हैं और दोनों मिला के अच्छे खासे सवाल हमें पेपर में मिल जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक दो चीजों से बना हुआ है। एक है वेक्टर मतलब सदिश जो आप लोग पढ़ते हैं, एक है कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब हिंदी में कहते हैं कलन। और कलन में दो चीजें आती है, अवकलन और समाकलन। अवकलन और समाकलन दो चीजें आ जाती है, अवकलन एवं समाकलन। वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, वेक्टर प्लस कैलकुलस, जहां पर वेक्टर और कैलकुलस दोनों मिलते हैं और जादू करते हैं, दोनों मिलते हैं और जादू करते हैं। थोड़ा सा जादू बता देता हूं कि बहुत समय तक हमारे जो फिजिक्सिस्ट थे, जो भौतिक विज्ञानी थे, वो बहुत लंबे समय से परेशान थे प्रकाश को समझने में। प्रकाश समझ में नहीं आ रहा था। बाकी सारी प्रकाश के बारे में आप जब 12th क्लास में होते तो पूरा पहला चैप्टर, पूरा पहला चैप्टर एक 35-40 पेज का होता है और वो चैप्टर बार बार समझा रहा होता है कि प्रकाश के बारे में न्यूटन ने क्या कहा, प्रकाश के बारे में इसने क्या कहा, प्रकाश ने, और प्रकाश उलझाता रहता है उनको, प्रकाश उनको परेशान करता रहता है। लास्ट तक कोई भी प्रकाश को सही ढंग से नहीं समझ पाता। अंत में एक वैज्ञानिक आते हैं, एक फिजिसिस्ट आते हैं जिनका नाम है मैक्सवेल। मैक्सवेल, मैक्सवेल जो है वो अपने 4 समीकरण लेके आते हैं, 4 समीकरण। और वो 4 समीकरण आने के बाद में कहते हैं प्रकाश तब आया था, प्रकाश तब आया था। प्रकाश तो आ ही रहा था, लेकिन सिंबॉलिकली कहा जाता है कि मैक्सवेल की 4 समीकरण में से प्रकाश निकला था। ये जो चारों समीकरण थी, ये वेक्टर कैलकुलस की थी। ये चारों समीकरण वेक्टर कैलकुलस की थी। इसलिए ये जो ब्रांच है ये बड़ी महत्वपूर्ण होगी और ये ब्रांच फिर आगे बढ़ती बढ़ती क्वांटम फिजिक्स का एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग होगी। क्योंकि प्रकाश आया, प्रकाश से फोटोन आया और फोटोन से क्वांटम आया, तो ये फिर पूरी ब्रांच बढ़ के आगे चलेगी। तो मूलतः इस ब्रांच का जो उद्गम है वो मैक्सवेल के समीकरण है। और मैक्सवेल ने वो समीकरण क्यों बनाए? क्योंकि मैक्सवेल को प्रकाश को परिभाषित करना था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को परिभाषित करना था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को परिभाषित करने के लिए मैक्सवेल ने कुछ खोज की, कुछ समीकरण बनाए जो आगे जाके वेक्टर कैलकुलस की नींव बने। और वो वेक्टर कैलकुलस अब हम पढ़ने वाले, ठीक है। चलो, पहले इस टॉपिक में क्या बहुत मुश्किल टॉपिक है? नहीं, टॉपिक मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ के। कहीं भी आपको पूरे, लंबा है, लंबा काफी है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी याद हो तो जब आप बीएससी में होते हैं तो पूरी किताब होती है वेक्टर कैलकुलस की, तो वैसे ही अपने आप में पूरी किताब है।
वैसे ये अपने आप में पूरी एक किताब है, लेकिन टफ नहीं कह सकते। टफ उसे कहते हैं जब समझ में नहीं आए, या बहुत उतार चढ़ाव हो, या बहुत सारे वेरिएशन हो। ऐसे वेरिएशन नहीं है, ऐसे वेरिएशन नहीं है। दो चीजें हैं, सदिश जो आप लोग पढ़ ही रहे हैं वो है, प्लस अवकलन और समाकलन। सदिश लेंगे और उनका अवकलन और समाकलन करेंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीजें आएंगी जिनकी मदद से हम समाकलन करें। तो टॉपिक टफ नहीं है ना, बिल्कुल बटर है। जैसे एक बटर होता है ना, उसको चाकू से काटो आप, कितने आराम से कटता है ना। मक्खन, एकदम मक्खन, मक्खन को काटोगे तो कितना आराम से कटता है। और कोई चीज को काटोगे तो थोड़ा जोर आएगा, मक्खन को अगर काटो तो अपने आप ही कट जाता है। तो ये टॉपिक वैसा ही है। डिफिकल्टी लेवल 0 है इसका, आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। हाँ, हो सकता है एक दो बार आपको दोहराना पड़ जाए, वो थोड़ी सी हो सकता है, लेकिन दिक्कत नहीं देगा, आपको परेशान नहीं करेगा, ज्यादा जान नहीं लेगा। कुछ चीजें याद करने वाली है, कुछ सर्व समीकाएं आगे जाके आएंगी जो थोड़ा याद करने में परेशान करेगी। थोड़ी लंबी लंबी सर्व समीकाएं होंगी तो वो याद करने में थोड़ी सी परेशानी देगी। इतना ही टॉपिक का डिफिकल्टी लेवल है। मोस्टली जैसे मैंने पहले कह दिया, सदिश है, उनका अवकलन है, उनका समाकलन है, बस उससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो चीजें काफी आसान है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कितने क्वेश्चन नॉर्मली आते हैं, कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं? इस टॉपिक से 3 से लेकर 5 क्वेश्चन तक नॉर्मली पेपर में आते हैं। अब किस पेपर में कितने आते हैं ये बताना तो मुश्किल है। नॉर्मली ये टॉपिक जब भी किसी सिलेबस में रहा है, जब भी कभी किसी सिलेबस में रहा है, तो 3 क्वेश्चन मिनिमम वो डालता ही डालता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा टॉपिक है कि अगर 3 क्वेश्चन नहीं डालेगा तो थोड़ा सा अन्याय हो जाएगा। टॉपिक बहुत बड़ा है, अब इतने बड़े टॉपिक को अगर आप 3 क्वेश्चन नहीं डालोगे तो थोड़ा अन्याय सा लगता है, ऐसा लगता है कि पूरा जस्टिस नहीं हुआ, ईमानदार तरीके से टॉपिक के साथ नहीं रखा गया। तो 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, 3 क्वेश्चन कम से कम। और फिर अगर मान लो किसी को ये टॉपिक पसंद हो, वही पेपर बना रहा हो, तो फिर तो वो सीमाएं लांघेगा ही लांघेगा। मान लीजिए कोई बंदा है जिसको वेक्टर कैलकुलस पसंद है और वही पेपर बना रहा है ना, होता ही ये तो बाइज्ड होता ही है। हर आदमी जो पेपर बनाता है वो कोई ना कोई टॉपिक के प्रति बाइज्ड होगा ही होगा। कोई ग्रुप थ्योरी के प्रति बाइज्ड होता है तो वो ग्रुप थ्योरी के ज्यादा क्वेश्चन डाल देता है। कोई जो है वो अवकल समीकरण के प्रति बाइज्ड होता है तो अवकल समीकरण के ज्यादा डाल देता है। तो हम कहते हैं ना कि पेपर में इस टॉपिक के ज्यादा आ गए या इस टॉपिक के ज्यादा आ गए। तो ये बड़ा कारण होता है पेपर बनाने वाले की मानसिकता। कहीं ना कहीं वो भी बाइज्ड होता है, उसके लिए भी एक टॉपिक फेवरेट होता है। जैसे आपके लिए फेवरेट होता है, वैसे उनके लिए भी फेवरेट होता है। बोले ये टॉपिक फेवरेट है, तो जो फेवरेट टॉपिक होगा उसको कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादा मात्रा में वो यूज करेगा ही करेगा, तो थोड़ा एक्स्ट्रा फिर चला जाता है। तो बेसिकली 3 क्वेश्चन आप मानिए, और बाकी फिर प्रेम है, देखते हैं बनाने वाले का प्रेम है या नहीं है। इस टॉपिक से प्रेम हुआ तो वो सीमाएं लांघेगा 4, 5 तक, 6 तक भी। फिर तो ऊपर क्या कहें, क्या हो सकता है। मिनिमम 3 सवाल आपको मिल जाएंगे। अच्छी बात यह है कि ये तीनों सवालों की जगह फिक्स है, मोटा मोटी तीनों सवालों की जगह फिक्स है। ये सबसे सुंदर बात है, तीनों की जगह लगभग फिक्स है। पहला सवाल जो आता है वो आता है दिक् अवकलज को लेकर। एक टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा दिक् अवकलज, इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक सवाल आपको वहां से मिलता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ये जो 3 जगह है, नॉर्मली पेपर में जितने भी पुराने पेपर है उनके पैटर्न देखते हैं तो उनमें ये पैटर्न निकल के आता है कि एक क्वेश्चन उठाता है वो दिक् अवकलज से, जिसे आप कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक क्वेश्चन यहां से आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है सर्व समीकाओं से, आइडेंटिटी से। कुछ सदिशीय सर्व समीकाएं हैं, उनसे एक क्वेश्चन वहां से बनता है। सर्व समीकाएं एवं परगुण, कुछ सर्व समीकाएं हैं, साथ में ही कुछ प्रॉपर्टीज है, परगुण है, उनसे एक क्वेश्चन और डलता है। आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टी। एक सवाल आपका यहां से आता है। एक तीसरा सवाल आता है परमे से। ये 3 खास परमे हैं जिनसे एक सवाल जरूर पूछेगा। परमे है गॉस, स्ट्रोक और ग्रीन।
गॉस की परमें, स्टोक्स की परमें और ग्रीन की परमें। गॉस, स्ट्रोक, ग्रीन। गॉस की डाइवर्जेंस परमें यानी गॉस की अपसरण परमें, स्ट्रोक की परमें, ग्रीन की परमें, ये तीनों समाकलन परमें कहलाती है। समाकलन परमें। एक सवाल नॉर्मली इन तीन में भी ज्यादा फेवरेट जो टॉपिक रहता है वो रहता है आपका गॉस। गॉस को ज्यादातर पसंद किया जाता है नॉर्मली। ऐसा नहीं कि स्टॉक पे नहीं पूछा गया, ग्रीन पे नहीं पूछा गया, पूछा गया इन पे भी है, लेकिन ज्यादातर संभावना, ज्यादातर अगर आप देखें जितनी बार परमे के सवाल पूछे गए तो गॉस का पलड़ा भारी रहता है। गॉस पे ज्यादा सवाल पूछते हैं बजाय स्ट्रोक और ग्रीन के। गॉस इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मैन जो पहली परमे थी वो गॉस की थी, गॉस से फिर स्ट्रोक आए, स्ट्रोक से फिर ग्रीन आए, तो मूल परमे तो गॉस ही हो गई, इसलिए गॉस का बोला वाला थोड़ा ज्यादा है कि भाई गॉस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, दिक्कवक्लज, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सर्व समीकाएं और परगुण, और फिर तीन पर में गॉस, स्ट्रोक और ग्रीन। ये इनके ऊपर आपके तीन सवाल आएंगे। अब कई बार आप, जैसे मैंने बताया कि तीन के बाद 5 सवाल भी आ सकते हैं, तो फिर क्या करता है बंदा कि इन्हीं पे भी एक स्ट्रोक के भी डाल दिया, एक ग्रीन का भी डाल दिया, एक एक्स्ट्रा डाल दिया, तो यहां से थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा देता है मात्रा। वो तो मैंने पहले कहा कि भाई अगर किसी को टॉपिक ये पसंद है तो फिर वो 3 सवालों तक नहीं रुकेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत वैरायटी है। जैसे गॉस है, गॉस में भी खूब वैरायटी है, स्ट्रोक में भी है, ग्रीन। अब यहाँ से अब 3 परमें हैं और तीनों ही महत्वपूर्ण परमें हैं, वहां से अगर एक सवाल डाल रहा है तो उसको भी लगेगा यार एक डाला है, चलो एक और डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं मात्रा बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं मात्रा बढ़ जाएगी। जब वो गॉस और ग्रीन दोनों के डाल देगा तो 2 सवाल हो गए। यहाँ सर्व समीकाएं भी बहुत सारी, परगुण भी बहुत सारे, कम से कम 11-12 टोटल है, तो यहाँ से भी उसका मन करता है यार एक और डाल देते, तो एक की बजाय वो 2 डाल देगा। तो ऐसे ही दिक्कवक्लज है, इसमें आप जो है वो 3 चीजें और पढ़ेंगे अवकल संकारक में। अवकल संकारक, जिसे मैं कहते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। अवकल संकारक, डिफरेंशियल ऑपरेटर, अवकल संकारक, डिफरेंशियल ऑपरेटर। 3 प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं। एक का नाम होता है ग्रेडियंट, एक का नाम होता है ग्रेडियंट, एक का नाम होता है डाइवर्जेंस, एक का नाम होता है कर्ल। ये टॉपिक भी खाली है। जब एक्स्ट्रा सवाल डालेगा, जब कोई एक्स्ट्रा सवाल डालेगा तो वो इन पे डालेगा, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, अवकल संकारक। ये 3 प्रकार के अवकल संकारक है। हिंदी में कहते हैं अपसर, इसे तो डाइवर्जेंस, इसे कहते हैं प्रवणता, इसे कहते हैं अपसरण, इसे कहा जाता है कुंतल। इन 3 चीजों में, ये भी बढ़िया टॉपिक है, लेकिन वही है ना, अब इतना बड़ा टॉपिक है कि बंदे को समझ में नहीं आता 3 कहां से डालूं, तो फिर वो 3 इंपॉर्टेंट चीजें पकड़ता है कि भैया चलो एक दिक्कवक्लज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ डाल दो, एक सर्व समीकाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डाल दो, एक फिर इनसे डाल दो। तो 3 तो देखो उसको डालने ही पड़ेंगे। जैसे मैंने बताया कि अब इनसे भी कम कैसे करेगा, इनसे कम करना मुश्किल हो जाता है, तो 3 सवाल तो फिर सोचता है ये 3 तो डालने ही डालने। फिर और प्रेम आ गया तो फिर एक्स्ट्रा और 1-2 ऊपर चले जाएंगे। तो 3 सवाल तो आपको यहाँ से सामान्यता मिले हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने बताया कि 3 से 5 सवाल इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इस तरीके से आपको मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो एक फायदा और है, इसके साथ में वेक्टर भी आता है, इसके साथ में आपका वेक्टर आता है। तो वेक्टर आता है, वेक्टर कैलकुलस आ गया, दोनों मिला लो। अगर दोनों मिला लो तो 3 से 5 ये देता है। ऐसे ही आपका वेक्टर जो है, जो भी वेक्टर आप पढ़ रहे हैं, वो भी लगभग लगभग 3 से 4 क्वेश्चनों का टॉपिक रहता है नॉर्मली। तो 3 वो दे देगा, 3 ये दे देगा। अगर 3 ही 3 देता है तो 3 और 3 6 क्वेश्चन आ गए, यहाँ से 6 क्वेश्चन आ गए। तो ये भी अपने आप दोनों मिला के एक ही चीज में दोनों कवर हो रहे हैं और 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पर्याप्त है, बहुत है। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 3 से लेकर 5 तक। अच्छा, उसके बाद में आता है थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लो। सिलेबस में क्या क्या है? सिलेबस में मोटा मोटी 4 चीजें हैं। सिलेबस में मोटा मोटी अंदर तो बहुत कुछ है, ऊपर ऊपर बात करें तो 4 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है सदिश फलन का अवकलन, ये आपका फर्स्ट हो गया। सदिश फलन का अवकलन, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन, सदिश फलन का अवकलन, ये आपका पहला टॉपिक है, सदिश फलन का अवकलन।
डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन। अब ये नई चीज क्या है, बोला अवकलन तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, बिल्कुल आपने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन पहले आपने जो पढ़ा हुआ है ना, जो अवकलन किया हुआ है, वो सदिश नहीं थे। याद करिए, जो आप 11th-12th में जो भी आप अवकलन में पढ़ते हैं, जिनका भी आपने अवकलन किया वो सदिश नहीं थे। अवकलन तो किया है, अवकलन तो आपने किया है, लेकिन पहले सदिश नहीं हुआ करते थे। पहले जिसका अवकलन किया था वो था x की पावर n, e की पावर x, sin x, cos x। कहीं i j k था? नहीं, i j k नहीं था, ना i था, ना j था, ना k था, ना i था, ना j था, ना k था। सीधा एक अदिश फलन, वो जो आप 11th-12th के फलन है उनको अदिश फलन कहते हैं, स्केलर फंक्शन कहते हैं। तो जो भी आपने अवकलन सीखा है या जो किया है वो अदिश फलनों का था, स्केलर फंक्शनों का था। तो वो अवकलन वही है, वही अवकलन है, बदल नहीं रहे, d/dx वही अवकलन है, बस थोड़ा सा नया है। नया क्या है, इस बार जिसका आप अवकलन करेंगे वो अदिश नहीं होकर सदिश होगा, वो अदिश न होकर सदिश होगा, ये बड़ा अंतर होगा। जो आपका अंदर फलन हुआ करता था ना, जिसका आप अवकलन करते थे, वो dy/dx लगाया, dy/dx के अंदर जो हुआ करता था, बस अब ये बदला है। ये जो अंदर हुआ करता था, ये पहले अदिश हुआ करता था, कोई आई नहीं, कोई जे नहीं, कोई के नहीं, कोई दिशा नहीं, ये अदिश होता था f(x). लेकिन अब बदल देंगे, ये अंदर वाला भैया जो है ये बदल के सदिश होगा, जिसमें आई भी होगा, जे भी होगा, के भी होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब अंदर सदिश आएगा, जब पहले अदिश हुआ करता था अब सदिश होगा, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। हाँ, फर्क तो पड़ेगा, तो वो क्या फर्क पड़ेगा, यही सारा वेक्टर कैलकुलस समझाएगा। वेक्टर कैलकुलस यही समझाएगा कि अगर अंदर वाला जब अदिश हुआ करता था, तो आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, किया हुआ है, सब कुछ कर चुके हैं आप लोग, 12 तक सारा हो जाता है। लेकिन अगर बीच में अंदर सदिश फलन आएगा, तो आपका अवकलन कैसे काम करेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या मना होगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, ये सारा विज्ञान ही वेक्टर कैलकुलस कहलाता है। तो मैंने पहले समझाया वेक्टर का कैलकुलस, कैलकुलस मतलब अवकलन और समाकलन। तो अवकलन समाकलन पहले भी किया हुआ है, लेकिन पहले वेक्टर के साथ नहीं किया हुआ। पहले जो अवकलन और समाकलन किया हुआ है वो स्केलर के साथ किया हुआ है, मतलब अदिशों के साथ किया हुआ है, मतलब उन फलनों के साथ किया हुआ है जो सदिश नहीं थे। तो स्केलर कैलकुलस आपने किया हुआ है, स्केलर कैलकुलस मतलब अदिश कलन किया हुआ है, अदिश फलनों का अवकलन है समाकलन। अब आप करने वाले हैं सदिश फलनों का अवकलन और समाकलन। ठीक है, तो एक चीज, ये पहला टॉपिक आपका इसी बात को लेकर टारगेट करेगा। पूरा टॉपिक यही समझाएगा कि भैया सदिश फलन का अवकलन कैसे करते हैं और करने से होता क्या है, क्या बनता है। ये गुणा में होंगे तो वही जोड़ बाकी समझाएगा, घबराइएगा मत, जी है ना, जी ना उठाइएगा, है ना, दिल थाम के बैठिए, आराम से समझ में आएगा। पहला टॉपिक आपको समझाएगा कि अवकलन कैसे करेंगे, किसी सदिश फलन का अवकलन क्या करेंगे, उसके नियम क्या होंगे। जैसे यहाँ पे u गुणा v होता था, तो आप कैसे अवकलन करते थे, u बटा v होता था तो कैसे करते थे, u प्लस v होता था तो कैसे करते थे। तो इसके भी तो आपने अदिश फलनों के भी तो नियम पढ़े हैं, तो जो अदिश फलनों के नियम आपने पढ़े हैं, अब उनको बदल के हम सदिश फलनों के लिए पढ़ने वाले, इतना ही है, सब कुछ वही है, लेकिन जो बदला है वो है अदिश फलन के बजाय सदिश फलन। ठीक है, आ जाओ, बाकी बातें आगे समझ में आ जाएगी। फिर हम चलेंगे, सेकंड टॉपिक होगा हमारा नंबर 2, डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है अवकलन करने वाले संकारक, ऑपरेटर यानी संकारक, नए नए संकारक लाएंगे अवकलन करने के लिए, भांति भांति के नए संकारक बनाएंगे, क्योंकि सदिश है ना, सदिश में कई कमाल की बातें होती है, तो कई कमाल की बातें होती हैं, तो कई प्रकार से अवकलन किया जा सकता है, कई प्रकार से। और 3 प्रकार पढ़ेंगे अवकलन करने के, अवकल संकारक। नॉर्मली अदिश फलन में तो क्या होता है, एक ही अवकलन होता था, अदिश फलन का तो एक होता, लेकिन सदिशों में कई और निकल के आएंगे, जिसके बारे में 3 नाम। नंबर 1 आपका ग्रेडियंट, इसके 3 पार्ट। नंबर 1 जो मैंने बताया था अभी, ग्रेडियंट। नंबर 2 डाइवर्जेंस। नंबर 3 कर्ल। दोबारा बोल देता हूं अगर नहीं दिख रहा हो तो, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा, आगे जब पढ़ेंगे तब आएंगे। चलो, तीसरा होगा, यहां तक आपका अवकलन पूरा हो गया, यहां तक पहले 2 में आपका अवकलन पूरा हो गया, ये 2 में आपने अवकलन फिनिश कर लिया। अब शुरू हो जाएगा समाकलन करना। अवकलन सीख लिया, अवकलन सीखने के बाद होता भी यही है, नॉर्मली जब आप अवकलन सीख जाते हैं तो क्या सीखते हैं, समाकलन। अब समाकलन की बारी शुरू हो गई, अब समाकलन आ जाते हैं। इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन,
इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन। देखो ऊपर वाला क्या था, डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर फंक्शन, ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन। बस सदिशों का अवकलन सीखा, अब सीखोगे सदिशों का समाकलन। सदिशों का समाकलन कैसे कैसे किया जा सकता है। जैसे अवकलन के कई प्रकार थे, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, वैसे ही समाकलन के भी कई प्रकार होंगे, कई भांति के समाकलन होंगे, जिसमें से 3 खास समाकलन पढ़ेंगे, रेखा समाकलन, पृष्ठीय समाकलन और आयतनीय समाकलन। देखो सदिश है, थोड़ा बहुत तो नया मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा बहुत तो नया होगा ही होगा। तो यहाँ पे समाकलन भी आपको 3 प्रकार के मिलेंगे, 3 तरह के समाकलन मिलेंगे। और 3 तरह के, हमारा तो पहले एक ही होता था। हाँ, पहले एक होता था क्योंकि पहले अदिश होता था, अदिश फलन के साथ एक ही प्रकार का समाकलन होता है। लेकिन जब सदिश फलन हो तो समाकलन के भी कई प्रकार होंगे, जिसमें से 3 प्रकार खास हमारे जो हम पढ़ने वाले हैं। रेखीय समाकलन, जिसे लीनियर इंटीग्रल कहते हैं, या है ना लीनियर इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल। दूसरा होता है आपका पृष्ठीय या पृष्ठ समाकलन, जिसको आप कहते हैं सरफेस इंटीग्रल। तीसरा होता है आयतन समाकलन, जिसे कहते हैं आयतनीय समाकलन या वॉल्यूम इंटीग्रल। ये 3 प्रकार के समाकलन इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे। 3, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। फर्स्ट पहला हो गया आपका रेखा समाकलन, रेखा समाकलन। नंबर 2 पृष्ठीय समाकलन। नंबर 3, अभी क्या है क्या नहीं है इस पे फोकस मत करो, है ना, सब आ जाएगा, सब आपके सामने आएगा, बस एक बार समझ लो। नहीं फिर कई लोग क्या होते हैं कि वेक्टर कैलकुलस पढ़ा रहे हैं सर, गॉस पर में कौन से टॉपिक में, ये बहुत जरूरी हो जाता है। फिर आप लोग मैसेज आता है सर गॉस पर में कहाँ है ना। अब कोई टॉपिक पढ़ाएंगे तो आप उसका बड़ा नाम ही तो लिखेंगे वेक्टर कैलकुलस। अब वेक्टर कैलकुलस लिखेंगे, फिर सर ग्रेडियंट कहाँ है, ग्रेडियंट कहाँ है, ग्रेडियंट का फोल्डर कौन सा है, तो ग्रेडियंट का फोल्डर वेक्टर कैलकुलस है। इसलिए पहले सिलेबस समझ लो, ताकि सिलेबस समझने के बाद में आप यूं ना पूछो सर ग्रेडियंट कहाँ है, ग्रेडियंट कौन से वीडियो में मिलेगा, ग्रेडियंट कौन से फोल्डर में मिलेगा, कर्ल कौन से फोल्डर में मिलेगा। फिर आप कोई सवाल देखते हो पुराने पेपरों में थे, वो सवाल उठा के फिर सीधा क्वेश्चन पूछते हो, सर वो ग्रेडियंट कहाँ है, सर वो ये कहाँ है। तो समझ लो ये सिलेबस है। ये सारे टॉपिक जो मैं बात बता रहा हूँ ये सब आपको इसी फोल्डर में मिलेंगे, इस वेक्टर कैलकुलस वाले में। कोई लेक्चर नंबर 5 में आएगा, कोई 7 में आएगा, कोई 8 में आएगा, कोई 11 में आएगा। किसी ना किसी लेक्चर में आपकी ये सारी चीजें कवर होंगी। और फिर लास्ट हमारा चौथा है, 3 हमारी महत्वपूर्ण परमें, गॉस, स्टोक्स और ग्रीन थ्योरम। ये हमारा सिलेबस रहने वाला है, ये सिलेबस रहने वाला है। जब आप डिफरेंशियल ऑपरेटर पढ़ेंगे, ये पढ़ते समय हम कुछ सर्व समीकाएं और परगुण भी पढ़ेंगे, जिन्हें सदिश सर्व समीकाएं या वेक्टर आइडेंटिटी या परगुण भी कहते हैं। ये साथ में आएगा यहाँ पे। जब ये टॉपिक आप पढ़ेंगे तो इस टॉपिक के साथ आप पढ़ेंगे कुछ सर्व समीकाएं। वैसे कुछ नहीं है, कुछ में थोड़ी ज्यादा ही है। सर्व समीकाएं प्लस कुछ परगुण, प्रॉपर्टी, जिन्हें सदिश सर्व समीकाएं कहते हैं। ये आपका इस टॉपिक का काफी बड़ा है ना, वो बहुत बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि मैंने पहले कहा ये पूरी बुक है, ये जो पढ़ाने में जा रहा हूं अभी आपको, ये पूरी एक किताब है, 200-250 पेजेस की पूरी एक किताब है जो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये कोई छोटा टॉपिक है ही नहीं, बड़ा टॉपिक है, काफी बड़ा है। पूरी किताब आती है बीएससी में, एक किताब आप पढ़ते हैं इस पे, तो छोटा है ही नहीं, होना तो बड़ा ही है। लेकिन बस ये कह सकता हूँ कि मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं करेगा आपको, कोई बहुत परेशान नहीं करेगा। बेसिक तो देखो हर टॉपिक मांगता ही है। अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि ये कहे कि 2+3 कितना होगा, इतना आसान तो कोई नहीं होगा, क्योंकि कॉलेज का टॉपिक है तो थोड़ा बहुत तो जान खाएगा ही, थोड़ा बहुत तो परेशान करेगा ही, थोड़ा बहुत तो शिकन आएगी। तो वो जो बीएससी में जितना परेशानी होती है उतनी परेशानी तो झेलनी पड़ेगी। ओवरऑल पढ़ने से आपको मजा आएगा। ठीक है, चलो ये सिलेबस हुआ, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मोटा मोटी आप क्या पढ़ने वाले हैं, पहले वो समझा देता हूं कि 2 चीज है जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था। बड़ा तो है, बिल्कुल स्वाभाविक है, बड़ा है तो क्वेश्चन भी बड़े दे रहा है यार, 3 से 5 क्वेश्चन दे रहा है तो क्या क्वेश्चन कम है, क्वेश्चन भी तो खूब दे रहे हैं। तो क्या है इसके अंदर, इसके अंदर बेसिक आइडिया वह है कि भैया सदिश, एक तरफ से सदिश लेंगे, एक तरफ से अवकलन और समाकलन में से कोई बंदा चूज करेंगे।
अवकलन और समाकलन में से कोई बंदा चूज करेंगे, सदिश को बुलाएंगे, ठीक है, वेक्टर को लेना है और उधर से अवकलन और समाकलन को लेना है और बूम, बस ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। कंसेप्ट बहुत आसान है, मैंने कहा ना कोई मुश्किल काम है ही नहीं। वेक्टर लेने हैं, अवकलन लेना है और मिला देना है, अवकलन वेक्टर मिला दिया, समाकलन वेक्टर मिला दिया, बस इसी का नाम वेक्टर कैलकुलस है। तो ये हो गया वेक्टर, अवकलन और समाकलन, ये मिला के कहलाता है कैलकुलस, जिसे हिंदी में हम कलन कहते हैं। और कलन में दोनों आ जाते हैं, समाकलन, अवकलन, कलन, अवकलन, समाकलन, तो दोनों कलन इसमें कवर हो जाएंगे, दोनों मिला के आपका टोटल ये बन जाएगा। समझ में आएगी बात यहाँ पे? ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, यहां से अगला हिस्सा नापते हैं। अब शुरू करते हैं, एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले आता है स्केलर फंक्शन, जिसको कहते हैं अदिश फलन। स्केलर फंक्शन यानी अदिश फलन, ये हमारे जितने भी पुराने फलन है जो इससे पहले हम लोग पढ़ते थे, उन सबको अदिश फलन कहते हैं। अदिश फलन वो होता है जिनका सदिशों से कोई लेना देना नहीं है, बस सीधी बात है। जिनका सदिशों से कोई लेना देना नहीं है उनको अदिश फलन कहते हैं। जिनका सदिशों से कोई संबंध नहीं है, जिसमें ना कोई आई आता है, सरल भाषा में ना कोई आई आता है, ना कोई जे आता है, ना कोई के आता है, ना कोई दिशा होती है, जिनकी कोई दिशा नहीं होती, कोई घटक नहीं होते, कंपोनेंट्स नहीं होते आई जे के, ऐसा नहीं कि एक्स दिशा में इतना आर, वाई दिशा में इतना आर, जेड दिशा में इतना, हर दिशा में एक जैसे हो, मात्रा ना कभी बदले ना कभी चेंज हो, उन्हें कहते हैं अदिश फलन। जो हमने जितने भी फलन अब तक पढ़े हैं सब के सब स्केलर फंक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लिख रहे हैं एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन, तो ये अदिश फलन था। जो भी आप लोगों ने पढ़े हैं वो सब के सब अदिश फलन है। ई की पावर एक्स, साइन एक्स, कोस एक्स, अब इनमें क्या था, इनमें कहीं कोई आई नहीं, कहीं कोई जे नहीं, कहीं कोई दिशा नहीं, किसी भी दिशा का कोई लेना देना नहीं है, इनमें दिशा से कोई संबंध नहीं है। जब दिशा से कोई संबंध नहीं होता तो वो अदिश होता है, मतलब बिना दिशा वाला होता है। दिशा से कोई संबंध नहीं मतलब अदिश, जिसमें दिशा ना हो, ए प्लस दिश, जिसमें दिशा ना हो वही अदिश है। तो इनमें दिशा थी नहीं कभी, इनमें कोई दिशा होती नहीं थी, अदिश थे, तो स्केलर फंक्शन होता है। अच्छा, इन्हीं का आपने अवकलन किया बेचारों का, इनका आपने अवकलन भी किया और इनका आपने समाकलन भी किया, तो जो भी आपने पीछे पढ़ा है वो सब स्केलर फंक्शन हुआ करते थे। ठीक है, उस समय आप खाली फंक्शन बोलते थे, क्यों? क्योंकि उस समय हमें ये ज्ञान नहीं था कि आगे जाके एक और प्रकार के फलन भी आ जाएंगे, तब हमें इनको दो नाम रखने पड़ेंगे, इनके दो नाम रखने पड़ेंगे, वरना उस समय तक तो एक ही था और वही था सारा कुछ, पूरा ब्रह्मांड वही था, तो पूरा ब्रह्मांड वही था, तो उस समय तो खाली फलन बोल के हमने काम चला लिया। लेकिन जैसे पता चला कि एक टाइप के और फलन आ गए, तब हमने इनका नाम रख दिया स्केलर फंक्शन, और अब जो नया पढ़ने वाले हैं उनका नाम रख देंगे वेक्टर फंक्शन, और इन्हीं का ही अवकलन हम लोगों ने अब तक किया है। dy बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, एन आगे, एक्स की पावर कम, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, साइन एक्स का कोस एक्स। ये हमने अब तक इनके अवकलन किए हैं, जो भी अब तक किए हैं वो सारे इनके हमने अवकलन किए, वो सारे अदिश थे। अब आगे बढ़ के चलते हैं, नई चीज को ऐड करते हैं, वो है वेक्टर फंक्शन। ऐसा जो फंक्शन भी है वेक्टर भी है, जो फंक्शन भी है वेक्टर भी है, वेक्टर प्लस फंक्शन। पहले तो फंक्शन को समझ लीजिए, फंक्शन क्या होता है, फिर हम वेक्टर को समझते हैं वेक्टर फंक्शन क्या होता है। देखो, जब भी आपने कोई फंक्शन लिखते हो, अब जैसे इसको देखिए,
यहां पे ध्यान से देखिए, या इसको देखिए या इसको देखिए, किसी को भी आप देखिए, 1 2 3 किसी को भी देखिए, एक चीज है कि यहां पर x का मान आपको रखना होगा, x का मान आपको देना होगा, इनपुट देना होगा, x का मान रखना होगा, और फलन एक दूसरी चीज और है जिसको f कह रहे हैं, उसका मान आएगा, एक रखना होगा, दूसरा आएगा। जैसे इसे देखो, सिंपल एग्जांपल के लिए fx बराबर 2x प्लस 1, अगर fx को मैं एक बार सिंपल नाम दे दूं y, तो यहां पे साफ दिख रहा है कि मैं x का मान रखूंगा, x का मान रखने के बाद y का मान आएगा, x का मान रखूंगा फिर y का मान आएगा, यानी x का मान रखना होगा और y का मान निकालना होगा। ये रखना है और ये आपको प्राप्त होगा। ये प्राप्त होगा। जैसे x बराबर आपने 1 रखा, y बराबर 3 प्राप्त हो गया, x बराबर 2 रखा, y बराबर 5 प्राप्त हो गया। तो आप x का मान रखते जाएंगे, y का मान आता जाएगा, x का मान रखते जाएंगे, y का, यानी y का जो मान है वो तब तक नहीं आएगा जब तक x का मान नहीं रखोगे, y का मान तब तक नहीं आएगा, अब सुना, लाइन पे गौर करना, y का मान तब तक नहीं आएगा जब तक आप x का मान नहीं रखोगे, यानी y को बेचारे को इंतजार करना पड़ेगा कि कब x रखोगे आप, तब y आएगा, यानी y निर्भर कर रहा है, y निर्भर कर रहा है किस पर, x पर। तो y हुआ आश्रित चर, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, y आश्रित चर कहलाता है, ऐसा चर, ऐसा वेरिएबल जो डिपेंड कर रहा है। लेकिन x तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये अपनी मर्जी का मालिक है, x मर्जी का मालिक है, 1 रख दिया, कभी 2 रख देगा, कभी 7 रख देगा, कभी 11 रख देगा, x को किसी से आदेश लेने की जरूरत नहीं कि x का मान क्या रखना है, ये अपनी मर्जी से x का मान आएगा, ये अपनी मर्जी का मालिक है, मर्जी के मालिक को स्वतंत्र कहते हैं। तो ये हो गया स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर, आश्रित चर, स्वतंत्र चर। थोड़ा कट रहा गया, ठीक है, अब नहीं कट रहा ना, तो वापस आते हैं। तो ये रहा हमारा दो चीजें, इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हो गया अपनी मर्जी का मालिक जो स्वतंत्र है, स्वतंत्र को कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो वेरिएबल जिसका मान किसी पे निर्भर नहीं करता, सिर्फ अपनी मर्जी पे निर्भर करता है कि क्या रखना है। दूसरा है जो अपनी मर्जी से नहीं चलता, बेचारा किसी न किसी पे निर्भर करता है, वो तय करेगा कि आज उसका मान क्या होने वाला है। तो फलन में भी आपको ऐसा ही नजर आएगा। इसको देखो, x का मान आप रखेंगे, f का मान आएगा, x का मान रखेंगे, f का मान आएगा, x का मान रखेंगे, f का, चाहे फलन कोई भी रहा हो, फलन कोई भी रहा हो, हर फलन में ऐसा ही होता है। एक स्वतंत्र चर होता है, वो आप रखते हैं अपनी मर्जी से, जो आपका मन करे वो आप रखते हैं, फिर फलन का मान आता है। तो फलन कौन हुआ, आश्रित, अंदर जो x है वो स्वतंत्र, इसीलिए फलन को हम ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स। ये दो चीजों से बना हुआ है, यहां दो चीजों में से ये जो x है ये वो है जो स्वतंत्र है, ये तय करता है कि भैया x का मान आप अपनी मर्जी से रखेंगे और आपकी मर्जी से रखने के बाद आपको f का मान प्राप्त होगा, यानी वो आश्रित है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसमें एक पेज और डालते हैं। अब यहां पे एक और देखिए, आपने जो रखा वो अदिश था, जो आपने रखा वो अदिश था, मतलब x बराबर 1 कुछ अदिश था क्या, ये जो x के मान आपने रखे ये सब अदिश थे, इनमें कोई i नहीं था, कोई j नहीं था, कोई k नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, कुछ नहीं था। जो आप x रख रहे थे वो अदिश थे, जो फलन का मान प्राप्त हो रहा था y बराबर 3, y बराबर, वो भी अदिश था, यानी आप यहाँ पे जो रख रहे थे वो भी अदिश था, जो आ रहा था वो भी अदिश था। तो यहाँ पे तो दोनों ही अदिश थे, जो रखा जा रहा था वो भी अदिश था, स्केलर था, जो आ रहा था वो भी स्केलर था।
तो इसको स्केलर फंक्शन कहते हैं, जिसका इनपुट भी स्केलर होता है और जिसका आउटपुट भी स्केलर होता है। इनपुट भी स्केलर, आउटपुट भी स्केलर, जो रखते हो वो भी स्केलर, जो आप इसमें इन करेंगे, जो आप इनमें इन करेंगे इनपुट, वो भी स्केलर, वो भी एक अदिश होगा। इनसे जो बाहर आएगा वो भी एक अदिश होगा। जो रखोगे वो भी अदिश होगा, जो बाहर आएगा वो भी अदिश होगा। जैसे यहां एग्जांपल देख लो आराम से, यही हो रहा है। आपने जो रखा वो भी अदिश थे। कोई सदिश था क्या इसमें? नहीं, कोई सदिश नहीं था। जो आया क्या वो सदिश थे? नहीं, ये भी अदिश और जो आया वो भी अदिश। अब इसी चीज को आगे बढ़ा के एक सवाल बनता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता, सवाल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रखूं वो तो अदिश हो लेकिन जो बाहर आए वो सदिश हो? ऐसा हो सकता है क्या? सवाल है, हाँ या ना में आएगा। दोबारा पूछ रहा हूं, ये तो अब तक जो हमारे फलन थे जो हम पढ़ते आ रहे हैं उन सब में तो क्या था कि आप अदिश रखते थे, अदिश आता था। अब आपका सवाल पैदा हो गया कि भाई क्या ऐसा हो सकता है, कि क्या ऐसा हो सकता है क्या मैं रखूं वो तो अदिश हो लेकिन जो बाहर आए वो सदिश हो? कैसा हो सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो बस ऐसे फलनों को ही वेक्टर फंक्शन कहते हैं, जिसमें जो आप रखेंगे वो तो अदिश होगा, जो आप रखेंगे, जो इनपुट कराएंगे वो तो अदिश होगा, लेकिन बाहर जो आएगा वो सदिश होगा। तो कुल मिला के जो बाहर आ रहा है उसके आधार पर नाम होता है। बाहर अगर अदिश आता है तो अदिश फलन कहलाता है, बाहर सदिश आता है तो सदिश फलन कहलाता है। अब एग्जांपल ले लेते हैं सदिश फलन का। ये एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर है एक्स आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप प्लस 2x प्लस 1 के कैप। अब इसे देखिए, ये भी x पे डिपेंड करता है। x का मान आप रखेंगे और फलन आएगा, x का मान रखेंगे और फलन का मान आएगा। लेकिन इस बार जो फलन का मान आएगा x बराबर 1 पर, मान लो x बराबर 1 रखा, तो x बराबर 1 रखने पर वो आपका आया आई कैप प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही, जे कैप प्लस 2 और 1 3, 3 के कैप। फर्क देखो इस बार जो आपने रखा, अभी भी आपने अदिश ही रखा था, इस बार भी आपने अदिश रखा था और जो आया वो सदिश है। इस बार आपको सदिश आया, इस बार जो आपको मिला वो सदिश है। तो फर्क याद करो दोनों में क्या है। अगर इसके बजाय मैं एक दूसरा फंक्शन ये लेता, अब ये लेता, तो इस केस में क्या होता, इसमें अगर मैं x बराबर 1 रखता तो मुझे मिलता 2। अदिश रखा, अदिश मिला, दोनों में ही। यहां पे भी मैंने एक ही रखा है और यहां पर भी मैंने एक रखा है, लेकिन यहां पर मुझे सदिश मिला है, यहां मुझे अदिश मिला है। तो बस इसी से आधार पे हम नाम डालते हैं। इनपुट तो हमेशा अदिश ही होगा, इनपुट तो हमेशा अदिश होगा, लेकिन जो आपको प्राप्त होगा वो क्या है, बस उसी से आपके फलन का नाम तय होगा। अगर जो आपको प्राप्त होता है वो अदिश है, अगर जो प्राप्त होता है वो सदिश है, तो अदिश फलन, सदिश फलन। अगर अदिश प्राप्त होता है तो आप ऐसे लिखेंगे एफ एक्स, सदिश प्राप्त होता है तो आप लिखेंगे एफ के ऊपर एरो। क्यों? क्योंकि अब आपको अदिश प्राप्त नहीं हो रहा बल्कि सदिश प्राप्त हो रहा है, और सदिशों में सदिश का चिन्ह लगाना जरूरी है। ये इसका नाम है अदिश फलन, इसका नाम है सदिश फलन। समझ में आया कि अदिश और सदिश रखते हो वो तो अदिश ही होता है, रखे होंगे वो अदिश ही होगा। पूरे वेक्टर कैलकुलस में हम जो इनपुट कराएंगे वो अदिश होगा, लेकिन जो बाहर आएगा वो क्या है, उससे तय होता है कि फलन कौन सा है, अदिश फलन और सदिश फलन। ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? ये बात क्लियर हुई। आप जो रख रहे हैं वो तो अदिश है, दोनों बारी अदिश है, लेकिन जो प्राप्त हुआ है वो अदिश या सदिश है। ठीक है, चलो आगे आते हैं।
अब अदिश और सदिश फलन का वर्सेस दोनों में डिफरेंस क्या है? पे डिफरेंस भयंकर वाला है। भयंकर वाला ये है कि ये भाई लोग तो हैं अदिश, ये भाई लोग तो है अदिश। अदिश है तो इनमें जो अदिशों के नियम है वो काम करेंगे, और ये है सदिश। अब ये सदिश है तो सदिशों के बारे में याद करिए, सदिशों का जोड़ हो चाहे गुणा हो, ये सारा इनके नियमों से होता है। अदिश होंगे तो अदिशों के हिसाब से जोड़ होगा, और याद होगा आपको एग्जाम्पल सदिशों में मैंने पढ़ाया था कि अदिशों में तो 2 + 3 = 5 होता है। अदिशों में 2 और 3 का जोड़ 5 होता है, लेकिन सदिशों में आप नहीं बता सकते कि 2 और 3 का जोड़ कितना होगा, देख के ही बताना पड़ेगा कि क्या होगा, क्योंकि ये सदिश है। सदिश में जब तक दिशा नहीं देख लेते तब तक जोड़ नहीं कर सकते। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जोड़ आते हैं, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जोड़ आते हैं। तो ये है वो रामायण। सदिश में तो कोई दिक्कत नहीं थी, 2 + 3 5 होता था तो 2 + 3 5 ही होता था, क्योंकि इनका जोड़ अपने हिसाब से चलता है। अब ये सदिश राशियां आ गई है, सदिश राशियों का जोड़ वैसे काम नहीं करता, ऐसे काम नहीं करता कि 2 और 3 5 हो गया। 2 और 3 5 नहीं होता, पहले ये देखना पड़ेगा कि 2 किधर जा रहा है, 3 किधर जा रहा है, फिर 2 और 3 का जोड़ बनेगा, कितना आएगा। क्या पता 3 3 है या नहीं है, 2 को 3 की दिशा में लाएं या 3 को 2 की दिशा में लाएं, तो देख के जोड़ते हैं इनको दिशा देख के जोड़ना पड़ता है, तो ये डायरेक्टली नहीं जोड़ते, है ना। इनके नियम है जो आप लोग पढ़ रहे हैं, समांतर चतुर्भुज नियम, त्रिभुज नियम, तो ये अपने हिसाब से अपने जो इनके नियम है जोड़ने के, उन नियमों से जुड़ेंगे, और इनके अपने जो गुणा के नियम है उन नियमों से ये गुणा होंगे। यानी ये हमारे जोड़ या बाकी जो हमारे वाले जोड़ बाकी है इनसे ये नहीं चलते, ये अपने जोड़ बाकी से चलते हैं। इसलिए कहते हैं, याद रखिए 2 प्रकार के योग होते हैं। आप जब भी 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ते हैं, जब भी आपने बीएससी में पढ़ी होगी, 2 प्रकार के जोड़ आते हैं। एक कहते हैं सिंपल योग बोलते हैं, योग का मतलब अदिश योग, और एक होता है सदिश योग, कहा जाता है बलों का सदिश योग, विस्थापनों का सदिश योग। सदिश योग का मतलब ये वो योग है जो सदिशों को देखकर सदिशों के नियमों के हिसाब से किया जाएगा। ये वो जोड़ है जो अदिश जोड़ है, जैसे जुड़ता है नॉर्मली वैसे जोड़ेंगे, 2 + 3 = 5। ये सदिश है तो ये सदिशों के हिसाब से जो दिशाएं देखकर जोड़ा जाता है उसके हिसाब से ये लोग जुड़ेंगे। तो इनका जोड़ बाकी अपने हिसाब का है, इनका जोड़ बाकी अपने हिसाब का, बस ये अब ध्यान रखना है। अब हमारे फलन अदिश नहीं है तो इनका जोड़ अब वैसे नहीं होगा, इनका जोड़ इनके सदिशों के हिसाब से होगा। जो सदिश है, सदिशों में जो जोड़ काम करता है, आई से आई जुड़ेगा, जे से जे जुड़ेगा, के से के जुड़ेगा, तो इनका जो जोड़ जैसे काम करता है वैसे ही इनका जोड़ काम करेगा। इनके जोड़ अलग थे, इनके जोड़ अलग है, तो ये अंतर हमें देख के चलना पड़ेगा। सदिशों में सदिशों के नियम काम आते हैं और अदिशों में अदिशों के नियम काम आते हैं। तो नियमावली चेंज हो गई है, ठीक है। हमारे रूल बुक चेंज हो गई है, जुड़ने घटने का रूल बुक चेंज हो गया। पहले तो अदिश का रूल बुक चल रहा था, अब सदिशों का रूल बुक आ गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते किसी फलन का, कोई सदिश फलन है उसका अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। किसी सदिश फलन का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, किसी सदिश फलन का। अब सदिश फलन है तो देखो आपको दिख रहा होगा, ये रहा एफ और ये तीर, यही है वो महत्वपूर्ण जानलेवा तीर, घातक तीर जो इस ब्रांच को बनाता है। ये जो घातक तीर है ना, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये तो वही होता जो 11th 12th में आप पढ़ रहे हैं। ये जो ऊपर वाला तीर है, इस तीर की ही सारी महिमा है। इस तीर की वजह से, ये खाली तीर नहीं है, ये प्रतीक चिन्ह है। जैसे पहले राजा महाराज होता ना, सिर पे ताज होता था, तो वो ताज प्रतीक होता था कि ये राजा है, इसके पास एक्स्ट्रा शक्तियां हैं। तो वो जो मेटाफोर होता था, है ना, कुछ फर्क तो देंगे ना। अब राजा कैसे पता चलेगा राजा है, तो राजा पता करने के लिए वो एक बनाते थे कि ये मुकुट राजा का है, ये मुकुट सेनापति का है, ये मंत्री का है। तो वो जो मुकुट होता था वो एक मेटाफोर होता था, प्रतीक होता था कि पता चल जाए कि ये सेनापति है। वरना कैसे कोई बाहर से कोई आदमी है, उसको कैसे पता चले कि राजा कौन है, राजा कौन है, सेनापति कौन है। तो वो पर्टिकुलर मुकुट बना के देते थे ताकि पता चल जाए कि हाँ ये मुकुट इस पे लगा हुआ है तो ये राजा है, ये मुख्यमंत्री है, ये फलान है। तो वैसा ही यहाँ पे, तो ये जो तीर है ना, ये तीर बड़ा घातक है। ये तीर नहीं है ना, ये सदिशों वाला तीर है। तो सदिश बन गया, अब सदिश बन गया तो फिर सदिशों के हिसाब से आपको सॉल्व करना। तो अवकलन कैसे करते हैं, देखो जब भी कोई सदिश होगा इसका मतलब उसके 3 घटक होंगे। अगर ये सदिश है तो निश्चित तौर पे इसके 3 घटक होंगे।
इसका जरूर एक x घटक होगा। मान लेते हैं x घटक F1 है, जो भी है, जो भी इसका, अब सदिश है, जब सदिश है तो घटक तो रहे होंगे, सदिशों के घटक ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? सदिशों के तो 3 घटक होते ही हैं, x घटक, y घटक, z घटक, तो घटक तो होते ही होते हैं, घटक तो होंगे। तो f सदिश जो भी रहा है इसके कुछ तो घटक होंगे। जो भी i घटक है उसका नाम रख लिया F1। F1 नाम किसका है? जो भी इसका i घटक है F1 नाम। जो भी इसका j घटक आएगा F2 प्लस जो भी इसका z घटक है मान लो वो F3 नाम है। ये इनके नाम रख दिए। ये फलन के 3 घटक हो गए। अब इनको अलग अलग कर दो। अवकलन हर घटक का अलग अलग करेगा, अवकलन हर घटक का अलग अलग करेगा। सबका अलग अलग, हर घटक का अलग अवकलन। ये डी बाई डी टी हर किसी के पास जाएगा और वहां जाकर उसका अवकलन करेगा। जैसे ये पहले F1 के साथ गया, जो आपका i घटक है उसके साथ गया, उसका अवकलन कर दिया i घटक, प्लस j के साथ गया, तो ये आपका अलग अलग घटकों का अवकलन हो गया। पहले वाले का अवकलन प्लस दूसरे वाले का अवकलन प्लस तीसरे वाले का। इस तरीके से आप एक एक करके अवकलन करते जाइए, वो आपको मिल गया। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, वो ये है कि जिसका आपने अवकलन किया था वो भी सदिश था, वो भी सदिश था, और अवकलन करने के बाद जो आएगा वो भी सदिश है। यानी अवकलन करने के बाद सदिश सदिश ही रहता है, उसकी प्रकृति चेंज नहीं होती। हाँ बदल जाएगा, अब आप कहोगे बदल तो जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा, कुछ का कुछ बन जाएगा, ये होगा, लेकिन सदिश सदिश ही रहेगा। ऐसा नहीं कि अवकलन कर दिया और सदिश कुछ और बन गया, नहीं, सदिश था सदिश रहेगा। और याद करो ये पहले भी होता था, अदिश था अदिश ही रहता था। तो कभी भी अवकलन जो है ना वो मूल चीज की प्रकृति को चेंज नहीं करता। मतलब हाथी लेता है तो हाथी देता है, ठीक है, थोड़ा पतला करके दे देगा, थोड़ा डाइटिंग करा के दे देगा, थोड़ा सा भगा दौड़ा के, थोड़ा पतला करके या थोड़ा मोटा करके वापस लौटा देगा, ये जरूर कर सकता है, लेकिन हाथी को हाथी लौटाएगा। तो ये अवकलन की एक खास बात है कि जो लेता है, अदिश लेता है तो अदिश ही लौटाता है, सदिश लेता है सदिश लौटाता है। अब मोटा पतला करेगा वो तो थोड़ा बहुत तो करेगा ही बंदा, थोड़ा बहुत तो। डॉक्टर के पास जाओगे दवाई तो लिखेगा ही, अब आप डॉक्टर के पास जाओ और वो दवाई ना लिखे, ऐसा थोड़ी होता है, दवाई तो लिखेगा ही। अब आप आए हो चाहे आपकी बीमारी हो या ना हो, कुछ तो बताओगे, जो बताओगे वो दवाई लिखेगा, तो कुछ तो कम पतला होगा ही होगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, इस पे एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। मान लो आपका ये फलन है एफ टी और सदिश फलन है, बराबर है टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस टी क्यूब के कैप। ये फलन है और इस फलन का हमें अवकलन करना है, इस फलन का हमें अवकलन करना है। तो जैसे हम अवकलन करने जाएंगे, तो जैसे मैंने बताया हर घटक का अपना अवकलन होगा, हर घटक का, हर घटक का। एक एक घटक के पास जाओ और जहां वो है वहीं जाकर उसका अवकलन करके आओ। ये रहा टी स्क्वायर, क्या अवकलन होगा? 2t, टी स्क्वायर का 2t आई कैप प्लस, फिर यहां आओ, दो बाहर, t का 1 जे प्लस टी क्यूब का 3t स्क्वायर, फिर ये आपका अवकलन आ गया 2t आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3t स्क्वायर के कैप।
ये अवकलन तैयार हो गया। सही है, ये आपका। अच्छा, अब ध्यान से इधर, कई बार लोग क्या करते हैं, अवकलन करते हैं तो आई जे के को उड़ा देते हैं। आई जे के को मत उड़ा दीजिएगा। आई के जे जो है ना संकेत है, आई जे के संकेत है, संकेतों को नहीं उड़ाते, है ना। ये कोई संख्याएं नहीं है कि आई के को उड़ा दिया, अवकलन कर दिया, आई कैप का अवकलन 0, जे कैप का अवकलन 0। और भाई संकेत है ये, इनको ना उड़ाओ यार, इनको ना उड़ाओ। अब जैसे कई बार ना दूत आते थे, दूत आते थे संदेश लेकर एक राजा का, तो दूत बेचारा संदेश लेके आया, अब उसका ही गला काट दोगे तो फिर वापस कैसे जाएगा, और वैसे वापस जाके आपका संदेश कैसे पहुंचाएगा। तो ये संकेत है। संकेत मतलब ये आपको बता रहे हैं कि भैया ये आई घटक है, मतलब एक्स एक्स वाला घटक है, ये वाई वाला घटक है, ये के वाला घटक है। ये अवकलन के दौरान इनका कोई रोल नहीं है, ये जैसे थे वैसे के वैसे ही अपने पड़े रहेंगे। अवकलन होगा फलनों का, अवकलन फलनों का होता है, ना कि संकेतों का। संकेत अपने एज इट इज वैसे के वैसे लगे रहेंगे। जैसे अवकलन किसका होगा, इसका, इसका हो गया, ये रहा, फिर इसका हो गया, ये रहा, फिर इसका हो गया, ये रहा। ठीक है ना। तो आई जे के को मत उड़ा दीजिएगा, आई जे के को मत उड़ा दीजिएगा, है ना। उनको बूम, चलो चढ़ा दो, चढ़ा दो, है ना। इनको मत चढ़ा देना बेचारों के ऊपर, ये संकेत है। ये पहले भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते थे, अब भी नहीं पहुंचाते हैं। तो इनको एज इट इज वैसे के वैसे, बस इनके साथ में जो फलन है ना, आपको उनका अवकलन करना है। अवकलन उनका होगा, ना कि इनका। ठीक है ना। ये पहले भी देखो, यहाँ पे भी मैंने ये आई रहा, अभी भी ये देखो आई रहा, इससे कोई लेना देना नहीं। अवकलन होगा इसका, अवकलन होगा इसका, अवकलन होगा इसका, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है कि भैया ये आई घटक है, ये जे घटक है, ये के घटक है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं। एक अवकलन में वैल्यू रखना, अवकलन करने के बाद वैल्यू रखना। मान लीजिए आपका कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है सदिश फलन, और सदिश फलन का मान किसी बिंदु पे पूछा जाए कि भाई अवकलन भी करो और अवकलन का मान भी किसी बिंदु पे निकालो। ये रहा आपका सदिश फलन, इसका अवकलन करो, और अवकलन करने के बाद जब अवकलन हो जाए, पूरा हो जाए, तो फिर टी का ये मान रख देना, फॉर एग्जांपल टी 0 रख देना। तो इसको कैसे पढ़ा जाता है कि पहले अपना अवकलन करो, जो भी आपका अवकलन है वो करिए, अवकलन होने के बाद, अवकलन होने के बाद फिर टी का मान 0 रख दो। टी का मान 0 रख दो, पहले अवकलन करो। एक बार भूल जाओ टी 0 रखना है, पहले तो जैसे आप अवकलन करते हैं वैसे अवकलन करो, लास्ट में टी का मान 0 रख दो। अच्छा, तो पहले अवकलन करने पर dy बाई डी टी, इसका अवकलन करोगे e की पावर टी का e की पावर टी आई कैप प्लस साइन टी का कॉस टी जे कैप प्लस 5 का 0 के कैप। देखो याद रखना किसका अवकलन किया मैंने, ठीक है, e की पावर टी का किया, e की पावर टी का e की पावर टी, साइन टी का कॉस टी, और 5 का 0 आ गया। ठीक है। अब मान लो हमें पूछा गया, क्वेश्चन है ये, मैंने नहीं पुट किया, क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अवकलन का मान 0 पे निकालो, अवकलन का मान 0 पे निकालो। ये सवाल है, ये मैं नहीं लिख रहा हूं, मुझे कहीं से प्रेरणा आ रही है कि भैया ये सवाल बच्चों से पूछो, और मैं आपसे पूछ रहा हूं। यूं समझो आप कि मुझे कहीं से प्रेरणा मिल रही है कि भाई पूछो बच्चों से कि किसी फलन का अवकलन करके अगर टी का मान 0 रखना है तो वो कैसे करेंगे। तो अब वो मैं बता रहा हूं कि कैसे करेंगे। तो आपसे पूछ रहा हूं, बता मैं रहा हूं। तो यहाँ पे आप अवकलन करो, हो गया। अब टी का मान 0 रखो, या टी का मान किसी और पे भी पूछ सकता है, लेकिन फिलहाल 0 पे पूछ रहा है तो 0 पे अब टी का मान 0 रख दो।
तो आपके फलन के अवकलन का मान किस पे आ जाएगा? 0 पे आ जाएगा। e की पावर 0 i कैप cos 0 j कैप प्लस 0 k कैप। e की पावर 0 1 हो गया i कैप cos 0 का मान 1 j कैप प्लस 0 k कैप। ये आपका आंसर हो गया। सही है। सही है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक सारी बातें समझ में आ गई, ये सारा कंसेप्ट गले उतर गया। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फिर अगली यात्रा पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगली बात, डिफरेंशिएशन रूल, अवकलन के नियम। आप लोगों को याद होगा कि जब अवकलन पढ़ते हो तो अवकलन के नियम पढ़ते हो कि अगर दो फलन, एक फलन आया तब तो आप कर ही लोगे, अगर दो फलन आए तो फिर अवकलन करना पड़ गया तो कैसे करोगे? दो फलन अगर आ गए तो अवकलन कैसे करोगे? जैसे मान लो एक फलन एफ है और एक फलन जी है, दोनों आ गए और बीच में प्लस का चिन्ह आ गया, बीच में प्लस आ गया या माइनस आ गया, या फिर एफ जो है किसी अचर से गुणा होकर आ गया, या एफ और जी में क्रॉस गुणा आ गई, या एफ और जी में डॉट गुणा आ गई, डॉट गुणा आ गई, क्रॉस गुणा आ गई, है ना, डॉट आ गया, क्रॉस आ गया, या फिर प्लस आ गया, माइनस आ गया और ये आ गया, तो कैसे कैसे करोगे, क्या करोगे? एक फलन का तो आपको पता है, एक फलन आए तो कैसे करोगे, अभी करके आए, लेकिन दो फलन आ गए तो क्या करोगे? दो फलन अगर आ गए, लेकिन अच्छी बात है कि जब भी दो फलन आएंगे उनके बीच में कोई चिन्ह तो आएगा, जब भी दो फलन आएंगे कोई चिन्ह तो आएगा, या तो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा या फिर डॉट गुणा आएगी, क्योंकि सदिशों में डॉट या क्रॉस होते हैं, तो या तो डॉट गुणा आएगी और या फिर क्रॉस गुणा आएगी। तो डॉट गुणा, क्रॉस गुणा, प्लस माइनस कुछ तो आएगा, तो जो भी आएगा उसके लिए क्या रूल होगा? प्लस में आएंगे तो क्या रूल होगा, माइनस में आएंगे तो क्या रूल होगा, और अगर कोई अचर गुणा होकर आए तो क्या रूल होगा, दो सदिश डॉट में आए तो क्या रूल होगा, और दो सदिश क्रॉस में आए तो क्या रूल होगा? ठीक है, आ जाओ एक एक रूल को एक एक बार में लेते हैं। सबसे पहले प्लस और माइनस को लेते हैं। फर्स्ट रूल, प्लस और माइनस। अगर प्लस और माइनस है, अगर दो फलन है और दोनों फलन के बीच में प्लस या माइनस है, तो नियम ए एकदम साधारण है कि दोनों को अलग अलग कर दो, अलग अलग अवकलन कर दो। जो प्लस है तो प्लस रहने दो, माइनस है तो माइनस रहने दो, दोनों का अवकलन अलग अलग कर दो। एफ का अलग अवकलन, जी का अलग अवकलन। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो भी चिन्ह है वैसा का वैसा रहने दो, जो भी चिन्ह है उसको वैसे का वैसे रहने दो, जैसा है वैसा रहने दो, चिन्ह को बिल्कुल भी मत छेड़ो। तो ये तो देखो कुछ चीजें आपको ऐसी लगेगी जो आपके उसमें भी थे, ये अदिश में भी थे। सदिशों में ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम बदल जाएगा, सब कुछ एकदम नया आ जाएगा, नहीं, कुछ चीजें नहीं आएंगी, कुछ चीजें वैसी की वैसी रहेगी जो पहले आपने अवकलन और समाकलन में पढ़ी थी। जैसे फॉर्मूले हम नहीं बदल रहे, अवकलन के वही सूत्र हैं जो पहले हुआ करते थे, अवकलन के कोई नए सूत्र नहीं बनाएंगे, वही अवकलन वाले सूत्रों से काम चलाएंगे, कोई एक भी नया सूत्र यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ फॉर्मूले नहीं बदले। प्लस में पहले भी ऐसे ही होता था कि जब पहले प्लस हुआ करता था, अगर दो फलन के बीच में प्लस होता था तो पहले भी ऐसे ही करते थे, पहले वाले फलन का अवकलन प्लस माइनस दूसरे वाले फलन का अवकलन, तो ये पहले भी होता था। अब थोड़ा सा नया आ जाएगा, डॉट गुणा और क्रॉस गुणा, क्योंकि पहले हमारे पास डॉट और क्रॉस नहीं हुआ करते थे, क्योंकि हमारे पास एक ही गुणा होती थी, दो गुणा होती ही नहीं थी। तो जब दो गुणा होती नहीं थी तो जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। अब हमारे पास दो गुणा हो सकती है, क्योंकि सदिशों के बीच में दो गुणा होती है, या तो डॉट हो सकता है या क्रॉस हो सकता है। मान लीजिए पहले डॉट गुणा की बात करते हैं, डॉट गुणा की बात करते हैं। जब आप डॉट गुणा की बात करेंगे तो यहां पर एक फलन को बाहर छोड़ दो, बीच में डॉट ही रहने देना, और दूसरे फलन का अवकलन कर दो, एक को छोड़ दो दूसरे का अवकलन कर दो, प्लस
दूसरे फलन को छोड़ दो, डॉट पहले वाले का अवकलन कर दो, या तो पहले वाले का अवकलन कर दो दूसरे को छोड़ दो, या दूसरे को छोड़ के पहले वाले का कर दो। तो ये कहीं ना कहीं ये नियम वैसा का वैसा ही तो है, यही तो था, पहले भी तो यही था, पहले भी तो यही था, हाँ पहले भी यही था, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, डॉट, डॉट का ध्यान रखना है। देखो डॉट पहले भी, डॉट को नहीं बदला, डॉट अभी भी डॉट लगा। डॉट कौन होता है? अदिश गुणा, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणन, अदिश गुणन अभी भी बरकरार है, डॉट डॉट। एफ को छोड़ दिया, जी का कर दिया, जी को छोड़ दिया, एफ का अवकलन। एक बार में एक का अवकलन कर रहे हैं, जो पहले भी करते थे, एक को बाहर रखते थे, दूसरे का अवकलन करते थे, प्लस दूसरे को बाहर छोड़ते थे, पहले का अवकलन करते थे। तो ये चीज पहले से ही करते आ रहे हैं, अभी भी वही कर रहे हैं, कुछ नया तो नहीं किया। अब क्रॉस में आ जाओ, कुछ छोटी छोटी चीजों का बस ध्यान रखना है, बाकी ज्यादातर चीजें हमें एज इट इज मिल जाएगी। अब आ जाते हैं क्रॉस में। क्रॉस बड़ा संवेदनशील होता है। क्रॉस में आपको पता है आप आगे पीछे नहीं कर सकते, डॉट में तो आप आगे पीछे कर सकते हैं, क्रॉस में आप आगे पीछे नहीं कर सकते, इसलिए सावधान हो जाना। क्रॉस गुणा आ गया, क्रॉस गुणा में आगे पीछे नहीं कर सकते, क्रॉस गुणा में आगे पीछे करते ही माइनस का अंतर आ जाता है, मतलब वो बदल जाता है। तो इसलिए जो जहां है उसका वही अवकलन करके आना है, जो जहां है उसका वही अवकलन करके आना है। एफ आगे है तो एफ का आगे जाके वहीं पे अवकलन करो, क्रॉस जी एक्स प्लस एफ आगे जी का अवकलन। बोलोगे नियम वैसा ही है जैसा ऊपर था, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन फिर भी अंतर है, फिर भी अंतर है। देखो मैंने जगह के साथ छेड़खानी नहीं की, मैंने किसी की भी जगह के साथ छेड़खानी नहीं की, अवकलन को वहीं ले गया जहां वो था। एफ अगर आगे था तो आगे जाके ही अवकलन किया है। एफ क्रॉस जी, अभी भी देखो एफ क्रॉस जी, एफ क्रॉस जी, ये नहीं है कि एफ तू आगे आ जा, जी अवकलन को ही वहां ले गया, अवकलन को कहा तू वहां चला जा, इनको मत छेड़ना, क्योंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि डॉट गुणा में तो ए डॉट बी, डॉट गुणा में अगर आप आगे पीछे लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए डॉट बी बराबर होता है बी डॉट ए। तो अदिश गुणा में तो ये काम करता है, लेकिन सदिश गुणा में ये काम नहीं करता है। सदिश गुणा में ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस ए नहीं कर सकते। इसलिए इस समय हमें सावधान होना पड़ेगा, इस समय हमें सदिश क्रॉस गुणा के टाइम में सावधान, वैसे भी क्रॉस गुणा जब आप करते हो तो सावधान रहते ही हो कि भी क्रॉस गुणा कर रहे हो, इनको आगे पीछे करने का अधिकार हमें नहीं है, तो जो जहां है वो वहीं रहेगा, जो जहां है वो वहीं रहेगा। हाँ डॉट गुणा में तो देखो, डॉट गुणा में मैंने किया ही है, जी को आगे ले लिया, एफ को पीछे कर लिया, क्योंकि डॉट गुणा में चलता है। ये देखो यहाँ क्या था, एफ डॉट जी था, यहाँ क्या था, जी डॉट एफ, तो यहाँ मैंने आगे पीछे कर दिया, क्योंकि डॉट गुणा में ये अलाउड है, डॉट गुणा में ये अलाउड है, क्रॉस गुणा में ये अलाउड नहीं है, क्रॉस गुणा में ये मनाही है। तो ये मनाही है तो क्रम को नहीं बदल सकते, एफ क्रॉस जी होना चाहिए, तो अभी भी आप देखो एफ क्रॉस जी, एफ क्रॉस जी, एफ क्रॉस जी, ठीक है। यहां पे मैंने जगह बदली है, क्रॉस गुणा में नहीं बदलने दी जाती तो मैंने नहीं बदली, तो ये आपका हो गया। एक चौथा नियम था, अगर कोई अचर आ गया तो अचर के साथ पहले क्या करते थे, बाहर निकाल देते थे। अचर के साथ अभी भी आपको वैसा ही दुर्व्यवहार करना है जो आप सदियों से करते आ रहे हैं, अचर को हमेशा बाहर निकाल दिया जाता था। बस आज भी आपको इतिहास फिर से दोहरा के सी को बाहर निकाल देना है, क्योंकि सी जो है वो अवकलन में भी भाग नहीं लेता, समाकलन में भी भाग नहीं लेता, तो ना ये भैया अवकलन में भाग लेता है, ना ये भैया समाकलन में भाग लेता है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया। क्लियर है ये बात, आई समझ में, जम गई बात। ये हमारे नियम है। अब कल हम इनके ऊपर सवाल करेंगे, तो इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं कि मजा आया होगा, और फिर से ठीक है, कल हम इसके ऊपर सवाल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। हाँ नहीं, हिस्ट्री मैंने नहीं बताई, हिस्ट्री मैंने अभी नहीं बताई, फिर आप लोग कहते हो वो टाइम वेस्ट हो जाता है,
देखो मेरे पास तो है, मेरे को तो मजा आता है ये चीजें बताने में, कुछ गहराई बताने में, कुछ डेप्थ में जाने में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोग हजम कर पाएंगे? आप लोगों के साथ दिक्कत होती है, फिर आप लोग कमेंट करते हो वहां पे, कोई वहां कमेंट कर रहा है, कोई वहां कमेंट कर रहा है, फिर वो अजीब हो जाता है। आप जाओगे यूट्यूब पे कमेंट करोगे, सर हिस्ट्री बहुत बताते हो, सर इतिहास बहुत पढ़ाते हो, सर गहराई से बहुत पढ़ाते हो, है ना, वो दिक्कत हो जाती है। चलिए कोई ना मिलते हैं आप लोगों से। नहीं मैं नहीं, कभी एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा मैं उसके लिए फिर। हाँ ये समझ, एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा, फिर आप लोग कमेंट करते हो, बड़ा बुरा सा लगता है यार। मैं तो मन से बताता हूँ, मैं तो सोचता हूँ कि चलो आप लोगों को हर बात पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया, ये क्यों आया, ये क्यों, तो वो मेरा तो मन रहता है। और वहां से फिर कमेंट आता है कि सर ये तो हिस्ट्री बहुत पढ़ाते हैं, ये तो इतिहास बहुत बताते हैं। मेरा मकसद है कि आप तक पूरी नॉलेज जाए, आप तक पूरा ज्ञान जाए, आपको हर बात पता हो, आपको हर गहराई, हर छोटी से छोटी बात पता हो, और आपको पढ़ने में मजा आए, कुछ भी खालिस्तान ना हो। मेरा मकसद तो ये होता है। और सामने से मैसेज आते हैं कि आप तो गहराई में बहुत जा रहे हो, और आप ये कर रहे हो, और आप कहानियां सुना रहे हो, और आप पूरा इतिहास बता रहे हो, और उसका वो पेपर में थोड़ी आएगा। तो पेपर में क्या आएगा, उससे ज्यादा ये नहीं है कि इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा। इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर में तो मान लीजिए 100 सवाल आएंगे, तो क्या हम 100 सवाल करके खत्म कर दें? है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में वेक्टर वाले में। बिल्कुल, आप तो अच्छे हैं, आपके दम पे ही चल रही है गाड़ी। ओके।